हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका रॉयल्स एजुकेशन में। आज हम अपने इस वीडियो में कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को लेके आए हैं जिन्हें हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो क्या कह रहा है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कह रहा है, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर द नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट 2004। इसकी स्थापना क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम 2004 के तहत की गई थी? तो हाँ, ये की गई थी। पहला ऑप्शन हमारा सही है। तो जिसमें हमारा पहला ऑप्शन नहीं उसे हम आराम से काट सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है, द कमीशन इज अ क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्या ये एक अर्धन्यायिक निकाय है? और हैविंग पावर ऑफ सिविल कोर्ट, इसके पास क्या सिविल कोर्ट की पावर्स हैं? क्या इसे नागरिक न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं? तो हाँ, इसे नागरिक न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं। फिर कह रहा है, द कमीशन कंसिस्ट ऑफ द 1 चेयरपर्सन एंड 3 मेंबर। इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। क्या ऐसा होता है? हाँ, ऐसा ही होता है। तो हमारे सी ए खत्म, हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो सन 2004 में संसद में एक विधेयक आया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग के लिए कि इस आयोग की स्थापना की जाए, और ये दिसंबर में लगभग 2004 में दोनों सदनों से पारित हो गया। ठीक है, फिर द नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन was established under the National Commission for Minority Educational Institution Act 2004। तो इसके साथ हमारा पहला कथन सही होता है। अब क्या कह रहा है कि ये जुडिशियल क्वासी जुडिशियल बॉडी है, इसे पावर ऑफ सिविल कोर्ट्स, इसको नागरिक शक्तियाँ प्राप्त हैं, नागरिक न्यायालय की शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो ठीक है, ये भी हमारा सही है, इसलिए हमारा कथन 2 भी सही हो जाता है। ठीक है, अब इसमें एक नया आयाम ये है कि इसके अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज़ हैं, अल्पसंख्यकों के हितों के बारे में अनुच्छेद 30 आर्टिकल 30 में दिया हुआ है। आर्टिकल 30 में क्या दिया हुआ है कि ऑल माइनॉरिटीज़ वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज शैल हैव राइट टू सेट अप एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। द कमीशन डील्स विद कंप्लेंट्स अबाउट द डेप्रिवेशन ऑफ वायलेशन ऑफ राइट्स ऑफ माइनॉरिटी इन दिस रिगार्ड। मतलब आर्टिकल 13 ये कह रहा है, सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वो किसी भी धर्म या भाषा पे आधारित हों, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और उसका प्रशासन करने का उन्हें अधिकार है। यह आयोग जो रहेगी अल्पसंख्यकों के अधिकारों में कमी नहीं होने देगी और उसमें किसी प्रकार के उल्लंघन और शिकायतों के निपटान के लिए यह आयोग काम करेगी। ठीक है, इस आयोग में एक अध्यक्ष हैं, चेयरपर्सन कौन होगा? जज ऑफ द हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, और उसमें 3 सदस्य होंगे। उन तीनों सदस्यों को अपॉइंट कौन करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक है, एक अध्यक्ष होंगे, 3 सदस्य होंगे और केंद्र सरकार इनकी नियुक्ति करेगी। ठीक, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि इन रिसेंट न्यूज़ रिपोर्ट अफ्रीकन बाओब, क्या है अफ्रीकन बाओब? हाल ही में समाचारों में अफ्रीकन बाओबाब क्या है? क्या ये एक स्पीसीज ऑफ ट्री है? क्या ये एक स्पीसीज ऑफ एलिफेंट है? क्या ये स्पीसीज ऑफ राइनोज है? क्या ये स्पीसीज ऑफ स्नेक है? तो ये इन तीनों में से कोई नहीं है, ये हमारा स्पीसीज ऑफ ट्री है। तो ये किस प्रकार का ट्री है? ये एक बहुत ही विचित्र टाइप का ट्री है जो अफ्रीका में पाया जा रहा है। इसकी विशेषता ये है कि ये हजारों साल लगभग जीवित रहता है और लगभग बहुत से प्राणियों को ये जीवन दान भी देता है। आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अफ्रीकन बाओबाब का साइंटिफिक नेम क्या है? एडेंसोनिया डिजिटाटा। इसे हम ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ठीक है,
इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एडोसोनियम डिजिटाटा। इसे हम ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। ये ट्री क्या है? ट्री कैन सर्वाइव फॉर मोर देन 1000 ईयर एंड प्रोवाइड फूड, कैटल फीड, मेडिसिनल कंपाउंड एंड रॉ मटेरियल्स। यह वृक्ष हजारों वर्षों से अधिक तक जीवित रह सकता है। यह भोजन, पशुओं के लिए चारा, औषधि योगी कच्चा माल प्रदान करता है। इन अफ्रीका, स्पेशली इन सवाना रीजन, ये स्पेशली कहाँ पाया जाता है? अफ्रीका में सवाना रीजन में पाया जाता है, जहाँ का मौसम कैसा है? बहुत ही ड्राई है और गंभीर रूप से जलवायु परिवर्तन का शिकार है। ठीक है, इसकी एक विशेषता यह है कि ये रेगिस्तान में होने के बाद भी अपने अंदर बहुत ज़्यादा पानी को अवशोषित कर लेता है और उसे संग्रहण करके रखने की क्षमता रखता है। ठीक, आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। LTRO is a tool under which RBI provide loan to bank for a period of 1 to 3 year। अब LTRO लॉन्ग टर्म रेपो रेट, ये जाहिर सी बात है RBI ही इसको प्रोवाइड करेगी, ये RBI के अंतर्गत एक टूल्स ही होगी। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। तो क्या है? LTRO एक ऐसा उपकरण है जिसके तहत RBI बैंकों को 1 से 3 वर्ष की अवधि के लिए ऋण देती है। तो अब एक जिसमें उसे हम अपना सही कर लें और बाकी जो है उसे हम कट कर दें। अब हमारा 2 बचा। लोन थ्रू LTRO प्रोवाइड एट हायर रेट देन द रेपो रेट। नहीं, ये नहीं होगा। रेपो रेट से हाई रेट पे कभी भी LTRO में लोन नहीं दिया जाता है। ठीक है, इसके लिए हमारा कथन 3 भी गलत होगा। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो क्या कह रहा है? लॉन्ग टर्म रेपो रेट इज ऑपरेशन इज अ मैकेनिज्म फॉर इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी एंड फैसिलिटेटिंग द फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द इकोनॉमी। ये क्या है? मौद्रिक नीति को क्रियान्वित करने और अर्थव्यवस्था में ऋण के प्रवाह के सुविधाजनक बनाने के लिए एक तंत्र है। LTRO is a tool under which the central bank provide loan to bank for a period of 1 to 3 year। ये एक टूल्स है। किसका टूल्स है? केंद्रीय बैंक का टूल्स है, जो प्रचलित रेपो रेट दर पर ही, मतलब जो रेपो रेट हमारे यहाँ चल रहा है अभी, जैसे 4% समथिंग रेपो रेट चल रहा है हमारे यहाँ, तो उस रेट पर ही LTRO दिया जाता है, ना कि रेपो रेट से अधिकतम दर पे। ठीक है, इसमें क्या है? हम गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हम सरकारी प्रतिभूतियों को भी लंबी अवधि के लिए स्वीकार करते हैं। अब LTRO के माध्यम से ऋण रेपो रेट दर पर प्रदान किया जाता है, ना कि रेपो रेट दर के ऊपर। ठीक है, अब आइए हम अपने चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। मिलाश चश्मा, ये क्या है? हाल ही में समाचार में ये था क्या ये अ वैली ऑफ साउथ अमेरिका है? क्या ये दक्षिण अमेरिका की एक घाटी है? दूसरा ऑप्शन, क्या ये अंटार्कटिका की एक घाटी है? अ वैली ऑफ अंटार्कटिका। क्या ये अ वैली लोकेटेड ऑन मार्स, मंगल ग्रह पर अवस्थित एक घाटी है? या फिर क्या ये अ वैली लोकेटेड ऑन द मून, चंद्रमा पर अवस्थित एक घाटी है? तो इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बाकी ये सब नहीं है। अ वैली लोकेटेड ऑन मार्स। तो अभी हाल ही में हुआ क्या कि नासा का एक मार्स रिकॉनियंस है और ऑर्बिटर, जो करता क्या है? चंद्रमा के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। उसमें एक हाई राइज कैमरा लगा हुआ है। ठीक है, तो वो हाई राइज कैमरा, उस कैमरे ने एक फ़ोटो खींची चंद्रमा पे। कहाँ की फ़ोटो खींची? एक वैली है मैरिनरीज कैनियन की, उस लार्ज सेक्शन में मिलाश चश्मा नाम की एक वैली की उसने फ़ोटो खींची। उस फोटो में क्या था? उसकी छवि कैसी थी? वो एक ड्रैगन पैटर्न पे था, लाइक अ ड्रैगन पैटर्न। ठीक है, तो और ये इसका लोकेशन क्या था? इसका लोकेशन था हमारा साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में मिलाश चश्मा की घाटी में ये फ़ोटो खींची गई। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 5वां क्वेश्चन हमारा है, क्या कह रहा है? द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री लोकेटेड ऑन द सी ईस्ट ऑफ द मेडिटेरियन सी इन वेस्ट एशिया इज अबाउट 68.5 लाख। सीरिया
in the north and east of this country and Israel in the south are located. The religious and ethnic diversity here make a unique cultural identity. It became a colony of France after the First World War, and it has been struggling with civil war for a long time after it attained independence from France in the year 1943. क्या कह रहा है? पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर एक देश स्थित है जिसकी जनसंख्या लगभग 68.5 लाख है और इसके उत्तर और पूर्व में सीरिया तथा दक्षिण में इजराइल अवस्थित है। यहाँ की धार्मिक और जातीय विविधता ऐसी और अनूठी है जिसकी उसकी एक सांस्कृतिक पहचान बनती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या होता है कि फ्रांस इसे अपना उपनिवेश बना लेता है और 1943 में फ्रांस से स्वतंत्रता प्राप्त करता है और उसके बाद भी लंबे समय तक यहाँ पर गृह युद्ध चलता रहता है। तो ऐसा वो कौन सा देश है? Which of the following countries has been referred to by the above lines? क्या वो लेबनान है? क्या वो फिलिस्तीन है? क्या वो सऊदी अरेबिया है? क्या वो जॉर्डन है? तो ना जॉर्डन है, ना सऊदी अरेबिया है, ना फिलिस्तीन है, वो है हमारा लेबनान। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हमारा लेबनान है, इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पश्चिम एशिया के भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर है लेबनान, जिसकी जनसंख्या इतनी है 68.5 लाख। लेबनान के उत्तर में क्या? उत्तर पूर्व में सीरिया है, उत्तर और पूर्व में सीरिया है और दक्षिण में इजराइल स्थित है। ठीक है, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि लेबनान की धार्मिक और जातीय विविधता इतनी अनूठी है कि उसकी एक सांस्कृतिक पहचान बनती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांस ने उसको अपना निवेश बनाया था और 1943 में उसे आज़ादी मिली थी। अभी ये प्रश्न क्यों आया है इसके ऊपर? तो अभी हाल ही में हुआ क्या कि जर्मनी में लेबनान के एक राजदूत हैं मुस्तफ़ा अदीब, तो उनको लेबनान का नया प्रधानमंत्री नामित किया गया है। जर्मनी में लेबनान के एक एम्बेसडर हैं मुस्तफ़ा अदीब, अभी उनको लेबनान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है और उनको 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ का सपोर्ट भी है, जिसमें एक पार्टी है हमारी मतलब उनकी साद अल हरीरी, जो लेबनान में सुन्नियों का एक राजनीतिक दल है जो इसको पूर्ण रूप से सपोर्ट कर रहा है। तो आइए अब हम लेबनान का एक मैप देख लेते हैं। ये हमारा लेबनान है। ठीक है, ये हमारा लेबनान है। लेबनान के हम उत्तर में देखें चाहे हम इसके पूरब में देखें तो दोनों तरफ सीरिया है। ठीक है, उसके ठीक नीचे कौन है? इधर इजराइल है, इधर दक्षिण में ही उसके जॉर्डन है। ठीक है, अब देखिए ये भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर का ये पूर्वी तट कहलाएगा। उसके पूर्वी तट पर कौन स्थित है? लेबनान स्थित है। ठीक है, अब हमारा छठा क्वेश्चन है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच रेफरेंस टू स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। स्टेटमेंट में क्या पूछा है? करेक्ट कौन सा है? सही कथनों को चयन करना है। तो पहला कथन क्या कह रहा है? इट वॉज फॉर्म्ड इमीडिएटली आफ्टर द इंडो चाइना वॉर इन 1962। क्या इसका गठन 1962 में भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद हुआ था? तो जी हाँ, इसका गठन 1962 के भारत और चीन युद्ध के तुरंत बाद किया गया था। अब सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है? इट इज हेडेड बाय एन इंस्पेक्टर जनरल हु इज एन आर्मी ऑफिसर ऑफ मेजर जनरल रैंक। इसका नेतृत्व क्या एक महानिरीक्षक करता है जो सेना में मेजर जनरल रैंक का एक अधिकारी होता है? तो ये भी सही है हमारा ऑप्शन। ठीक है, अब कह रहा है कि द यूनिट इन्वॉल्व आर नोन एज विकास बटालियन। इसमें शामिल इकाइयों को क्या विकास बटालियन के नाम से जाना जाता है? तो जी हाँ, इसमें शामिल बटालियन को विकास बटालियन के नाम से जाना जाता है। तो इसके हिसाब से हमारा डी ऑप्शन पूरा सही होगा। ठीक है, अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो क्या कह रहा है? द स्पेशल फ्रंटियर फोर्स वॉज फॉर्म्ड इन 1962 आफ्टर द इंडो चाइना वार। ये एक कोवर्ट आउटफिट है, ये एक गुप्त संगठन है जिसमें तिब्बतियन को पहले रिक्रूट किया जाता था, मगर अब जो है तिब्बतन और गोरखास दोनों को इसमें रिक्रूट किया जाता है। ठीक है, इनिशियली इट वाज नोन एज एस्टैब्लिशमेंट 22
इसे शुरुआती दौर में इस्टेब्लिशमेंट 22 के नाम से भी जाना जाता था। क्यों जाना जाता था? क्योंकि इस नाम को प्रपोज किया गया था मेजर जनरल सुजान सिंह ऊबन के द्वारा। ठीक है, अब क्या था कि इसका नेतृत्व कौन करता है? इसका नेतृत्व एक इंस्पेक्टर जनरल होगा, ठीक है, जो आर्मी ऑफिसर में मेजर जनरल रैंक का एक ऑफिसर होगा, वही इसका नेतृत्व करेगा। द यूनिट इंक्लूड इन SFF आर नोन एज विकास बटालियन। इसमें शामिल इकाइयों को हम विकास बटालियन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब आइए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल रोल ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या है? द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल्स इज मॉनिटर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। इन नियमों के क्रियान्वयन की निगरानी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद करता है। ठीक, दूसरा ऑप्शन क्या है? इट इज अ मेजर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ट्रीटी प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन ऑफ सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। अब ये कथन पढ़ के हमें लगता है कि इससे रिलेटेड है और ये मैक्सिमम सही होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन 2 हमारा किस में? सी में नहीं है, तो कट कर दिया। इंडिया हैज नॉट एट साइंड द ट्रीटी। भारत ने अभी तक इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। नहीं, भारत ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से 3 इसमें नहीं है, तो ये कट गया। अब कह रहा है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस रूल्स इज मॉनिटर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो हाँ भाई, इसके नियमों के क्रियान्वयन की निगरानी जो है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद करता है। तो इस हिसाब से हमारा तीनों ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सॉरी, इसमें यह था कि इंडिया हैज नॉट साइन द ट्रीटी। इंडिया ने साइन किया है, तो ये नहीं होगा, ये होगा। एक मिनट, ये होगा हमारा, ये गलत हो जाएगा। इंडिया ने साइन किया हुआ है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमिटी is a body with independent expert that monitors the implementation of the international covenant civil and political right। ठीक, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद स्वतंत्र विशेषज्ञों वाला एक निकाय है, ठीक है, जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। ठीक है, तो पहला कथन हमारा सही। क्या कह रहा है? इंटरनेशनल, दूसरा क्या कह रहा है? International Covenant on Civil and Political Rights is a major international human rights treaty to protect civil and political rights। दूसरा कथन भी हमारा सही था। ठीक है, थर्ड क्या है? It was submitted by resolution। क्या कह रहा है? यह प्रस्ताव कब आया था? यह प्रस्ताव 2200A के नाम से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में संयुक्त राष्ट्र महासभा में सिग्नेचर और रेटिफिकेशन के लिए 16 दिसंबर 1996 में आया था, और ये प्रभाव में कब आया है? 23 मार्च 1976 में ये प्रभाव में आया है। इसको साइन करने वाले और रेटिफाई करने वाले कुल 173 देश हैं, जिसमें हमारा भारत भी शामिल है। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन हमारा क्या था कि भारत ने इसे साइन नहीं किया है, तो ये हमारा गलत है, जबकि भारत ने इसको साइन किया हुआ है। ठीक, और क्या है? द इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स ICCPR, Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights are jointly treated as the International Bill of Human Rights। क्या कह रहा है? नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम को संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार विधेयक के रूप में माना जाता है। अब हमारा 8वां क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट। अब इसे आप इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस से रिलेट मत करिएगा, दोनों में थोड़ा अंतर है। ठीक है, तो क्या है? कह रहा है इट इज एन NGO ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन राइट। ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट का NGO है। तो हाँ भाई, ये NGO है, ये अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के लिए कार्य करने वाला एक गैर सरकारी संगठन है। दूसरा कथन क्या है हमारा? इसमें देखिए राइट पूछ रहा है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा।
फिर इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 60 एमिनेंट jurists comprising senior judges, lawyer and educationists who work to develop national and international human rights standards through law. यह 60 प्रख्यात न्यायविदों का एक समूह है जिसमें एक वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, वकील हैं, शिक्षाविद हैं जो कानून के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों को विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं। क्या ये कथन सही है? तो हाँ भाई, ये कथन सही है। तो हिसाब से हमारा दोनों 1 और 2 सही है, तो यानी सी ऑप्शन सही है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? द इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस्ट इज एन एनजीओ। हमने पहले देखा, एनजीओ है जो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इट वॉज कंस्टिट्यूटेड इन द ईयर 1952. द कमीशन organization aims to reflect the geographical diversity of the world and its many legal system. क्या कह रहा है? इसका उद्देश्य क्या है? दुनिया की भौगोलिक विविधता एवं इसकी कई कानूनी प्रणालियों को प्रतिबिंबित करना। ठीक है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? इट इज अ ग्रुप ऑफ 60 eminent jurists comprising senior judges, lawyers, educationists who work to develop national and international human rights standards through law. यह 60 प्रख्यात न्यायविदों का एक समूह है जिसमें कौन है? वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और कौन है? वकील हैं, शिक्षाविद हैं जो कानून के माध्यम से राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों को विकसित करने के लिए कार्य करते हैं। ठीक है। अब लास्ट क्या है कि मेन है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर हमारे जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो आइए हम जेनेवा स्विट्जरलैंड को देखते हैं। तो आइए हम मैप में स्विट्जरलैंड जेनेवा को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्विट्ज़रलैंड है, ये हमारा जेनेवा है, इसके ठीक यहाँ पश्चिम में हमारा फ्रांस है। ठीक है, इसके ठीक दक्षिण में देखिए इटली आता है और इसके ठीक पूर्व में क्या है? ऑस्ट्रिया है और ऊपर उत्तर में जर्मनी है। ठीक है, अब हमारा 9वां क्वेश्चन क्या है? क्या कह रहा है? कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इस तरफ इंडेक्स दिया है और ये किस इंस्टीट्यूशन से संबंधित है उसके बारे में हमें बताना है और पेयर हमारे करेक्ट होने चाहिए, ये पूछ रहा है। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक कौन जारी करता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है। तो देख लेते हैं, एनएसओ करता है। हाँ भाई, करता है। तो जिसमें इसमें एक नहीं है उसे हम काट देते हैं। अब 2 तो हमारा ऑब्वियसली यहाँ से गलत दिख रहा है। परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो हमारा कट गया, ये नहीं करता। थर्ड क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब सीधे सीधे देख के लग रहा है कि ये श्रम ब्यूरो लिखा है यहाँ पे, लेबर ब्यूरो। क्या ये हो सकता है? नहीं भाई, ये भी गलत है। तो हमारा ये भी कट गया और ऑप्शन ए हमारा सही। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या श्रम ब्यूरो के अंतर्गत आएगा? कभी नहीं। आइए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है? द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन रिफ्लेक्ट्स द ग्रोथ रेट इन डिफरेंट इंडस्ट्री ग्रुप ऑफ द इकोनॉमिक ओवर अ सर्टेन टाइम पीरियड। इट इज कंपाइल्ड एंड पब्लिश ऑन द मंथली बेसिस। किस बेसिस पे? मंथली बेसिस, बाय द एनएसओ, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस। ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम के अंतर्गत। ठीक है, क्या है? औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अर्थव्यवस्था के विभिन्न उद्योग समूहों को एक निश्चित समय अवधि के विकास दर को प्रदर्शित करता है। इसका संकलन कैसे होता है? प्रकाशन इसका मासिक आधार पर होता है, मंथली होता है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय जो है, सांख्यिकी एवं कार्यालय क्रियान्वयन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है, के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब देखिए परचेस मैनेजर इंडेक्स क्या था? परचेस मैनेजर इंडेक्स को कौन कंपाइल करता है और कौन जारी करता है? ये भी मंथली जारी होता है। ठीक है, और इसे कौन करता है? ISM, इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट। इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट क्या है? ये विश्व का सबसे पुराना, वर्ल्ड ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट सप्लाई मैनेजमेंट एसोसिएशन है। ये विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा आपूर्ति प्रबंधन संघ है। ठीक है, लास्ट क्या है? द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को कौन जारी करता है? CSO,
सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये किसके अंतर्गत आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा संकलित किया जाता है और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत ये आता है। ठीक है, तो हम अपने 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है? द रिसेंटली अनाउंस्ड मिशन कर्मयोगी डील विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक, हाल ही में घोषित मिशन कर्मयोगी निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? तो क्या वो बाय प्रमोटिंग वर्क कल्चर से संबंधित है, कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने से? नहीं। क्या वो टैक्स कलेक्शन से संबंधित है, टैक्स संग्रहण से? तो नहीं। क्या वो बाय ट्रेनिंग हेल्थ वर्कर से संबंधित है, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करने से संबंधित है? तो नहीं। अब हमारा लास्ट ऑप्शन है कम्प्रिहेंसिव इम्प्रूवमेंट इन सिविल सर्विस, क्या वो सिविल सेवा में व्यापक सुधार से संबंधित है? तो हाँ। तो आइए हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर हैज अप्रूव्ड अ न्यू कॉम्प्रिहेंसिव सिविल सर्विस रिफॉर्म प्रोग्राम। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनता को बेहतर सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से क्या किया है? सरकारी अधिकारियों के लिए एक नए व्यापक सिविल सेवा सुधार कार्यक्रम मिशन कर्मयोगी को मंजूरी दी है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है? द मिशन एम टू ट्रांसफॉर्म कैपेसिटी बिल्डिंग मैकेनिज्म एट इंडिविजुअली इंस्टीट्यूशनल एंड प्रोसीजरल लेवल इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस मिशन का उद्देश्य भारत सरकार में व्यक्तिगत, संस्थागत और प्रक्रियागत स्तरों पर क्षमता निर्माण तंत्र में बदलाव करना है। इसका मेन गोल क्या है? द मिशन एम्स टू प्रिपेयर इंडियन सिविल सर्वेंट फॉर द फ्यूचर बाय मेकिंग देम मोर क्रिएटिव, थॉटफुल, इनोवेटिव, more active, professional, progressive, energetic, competent, transparent and technology enabled। मतलब इस मिशन का लक्ष्य है कि हम भारतीय सिविल सेवकों को अधिक रचनात्मक बना सकें, अधिक सृजनात्मक बना सकें, विचारशील बना सकें, नवाचारी बना सकें, अधिक क्रियाशील बना सकें और वो ज़्यादा प्रोफेशनल हो, उसे अधिक प्रगतिशील बना सकें, ऊर्जावान हो, सक्षम हो, पारदर्शी एवं प्रौद्योगिकी समर्थ बनाया जाए ताकि वो भविष्य में और अच्छे काम कर सके। ठीक है, द प्रोग्राम विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय सेटिंग अप एन इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग। इस कार्यक्रम को एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म की स्थापना करके क्रियान्वित किया जाएगा। ठीक है, द प्लेटफॉर्म विल प्रोवाइड comprehensive and state-of-the-art infrastructure to enhance the capacity of more than 2 crore employees in India. So the option D is correct. यह प्लेटफॉर्म भारत में 2 करोड़ से भी अधिक कर्मचारियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक व्यापक एवं अत्याधुनिक संरचना सुलभ कराएगा। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। आने वाले समय में हम और भी ऐसे ही क्वेश्चंस के वीडियोस लेके आएंगे। सो थैंक्स एंड जय हिंद, धन्यवाद।